कल्पना कीजिए इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 चल रहा है। एक बहुत ही जरूरी मैच। डेनमार्क की टॉप खिलाड़ी मिया ब्लिचफेल्ड कोर्ट पर है। मैच खत्म होता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कुछ ऐसा कह देती हैं जो मतलब तुरंत वायरल हो जाता है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि दिल्ली का इंदिरा गांधी स्टेडियम जहां ये टूर्नामेंट हो रहा था, वहां खेलने के जो हालात थे वो बहुत गंदे थे। यहाँ तक कि कोर्ट पर पक्षियों की बीट पड़ी थी। ओहो, ये तो काफी बड़ा आरोप है। और ये सिर्फ एक खिलाड़ी की मैच हारने के बाद की नाराजगी नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने इसे बहुत गंभीरता से लिया। अच्छा। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन से अपील की कि वो इस वेन्यू की जांच करें, क्योंकि वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप भी तो वहीं होनी है। सही बात है। उनका कहना था कि इतने बड़े इवेंट के लिए ये जगह शायद फिट नहीं है। बिल्कुल। अब जाहिर है इस पर बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया मतलब बीआईए का जवाब भी आया। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इन सोहिम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि भाई स्टेडियम में तो सब कुछ स्टैंडर्ड के हिसाब से है और मियाँ जो कह रही हैं वो शायद उनके अपने किसी हेल्थ इशू की वजह से है। कोर्ट में कोई असल दिक्कत नहीं थी। तुम्हारे सामने दो अलग अलग कहानियां आ गई। एक तरफ एक अंतर्राष्ट्रीय एथलीट कह रही है कि सुविधाएं खराब है, और दूसरी तरफ आयोजक कह रहे हैं कि नहीं, सब कुछ कंट्रोल में है। हाँ। और सच कहूं तो कोर्ट पर बीट थी या नहीं, ये बहस तो शायद हम कभी ना सुलझा पाए। सही है। लेकिन इस पूरे विवाद ने अनजाने में एक ऐसे मुद्दे पर रोशनी डाल दी है जिसे हम भारतीय शहरों में रोज देखते हैं पर शायद ही कभी उसके बारे में सोचते हैं। मतलब? कबूतर। हाँ, कबूतर और उनकी बीट। इस पूरे मामले ने हमें ये पूछने पर मजबूर किया है कि क्या कबूतर की बीट सिर्फ एक गंदगी है या ये ऐसे कुछ ज्यादा है। और आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हाँ, हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर ये कहानी सिर्फ एक बैडमिंटन कोर्ट की नहीं, बल्कि हमारे घरों, हमारी बालकनियों और शायद हमारे फेफड़ों से भी जुड़ी है। और ये एक बहुत ही जरूरी बातचीत है, क्योंकि देखिए, चिकित्सा विज्ञान की नजर में कबूतरों की बीट सिर्फ एक परेशानी नहीं है, ये एक प्रमाणित स्वास्थ्य खतरा है। अच्छा। हाँ, खासकर उन जगहों पर जहां ये बहुत ज्यादा मात्रा में जमा होती हैं और लोग लगातार उसके संपर्क में आते हैं, जैसे स्टेडियम की छतें, पुरानी इमारतें या वो जगह जहां लोग उन्हें रोज दाना खिलाते हैं। और दाना खिलाना ये तो हमारे देश में कितना आम है। मैंने तो खुद देखा है, रेलवे स्टेशनों पर, मंदिरों के बाहर, चौराहों पर लोग किलो के हिसाब से बाजरा और दाना डालते हैं। हाँ, एक पुण्य का काम माना जाता है, दया का कार्य। बिल्कुल, ये हमारी संस्कृति में काफी गहराई तक बसा हुआ है। और यही इस मुद्दे को इतना जटिल बनाता है। लेकिन जो चिकित्सा विशेषज्ञ हैं वो इसी आदत से जुड़े खतरों के बारे में लगातार चेतावनी दे रहे हैं। जैसे फरीदाबाद के यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के पल्मोनोलॉजी डायरेक्टर हैं डॉक्टर गुरमीत सिंह छाबड़ा। वो कहते हैं कि असली समस्या तब शुरू होती है जब ये बीड सूख जाती है। एक मिनट, ये थोड़ा अजीब है। मैं तो सोचती थी कि ताज़ी बीड ज्यादा खतरनाक होगी, उसमें बैक्टीरिया ज्यादा होंगे, है ना? हाँ, सूखी चीज खतरनाक कैसे हो सकती है? वो तो बस धूल जैसी हो जाती है। और यही सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि जब वो सूखती है तो वो टूटकर एक बहुत ही बारीक धूल में बदल जाती है। ओह। इतने छोटे कण कि वो हवा में आसानी से तैरने लगते हैं। हाँ। फिर जब हम सांस लेते हैं तो ये कण सीधे हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं। और इन कणों में सिर्फ गंदगी नहीं होती होगी? नहीं, स्रोतों के अनुसार इनमें फंगस, बैक्टीरिया और कुछ खास तरह के प्रोटीन होते हैं जो शरीर के लिए एक बाहरी हमलावर की तरह होते हैं। अच्छा, तो हवा में उड़ती हुई ये अदृश्य धूल ही असली दुश्मन है। बिल्कुल। डॉक्टर छाबड़ा बताते हैं कि जब ये कण हमारे फेफड़ों में पहुंचते हैं तो हमारा शरीर इनसे लड़ने के लिए एक बहुत तीव्र प्रतिक्रिया देता है। और इस प्रतिक्रिया को ही हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस कहते हैं। एकदम सही। आसान भाषा में कहें तो ये फेफड़ों की एक तरह की एलर्जिक सूजन है। मतलब फेफड़े इन बाहरी कणों को दुश्मन समझकर उन पर हमला कर देते हैं। हाँ, और इस लड़ाई में फेफड़ों के अपने ऊतकों को ही नुकसान पहुंचने लगता है। बाप रे, मतलब एक आम सी दिखने वाली आदत असल में हमारे शरीर के अंदर एक जंग छेड़ सकती है। तो फिर ये कण असल में करते क्या हैं? वो कौन सी बीमारियां हैं जिनका हमें डर होना चाहिए? देखिए, इन कणों में कई तरह के सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, पर सबसे खतरनाक में से एक है हिस्टोप्लाज्मा नाम का एक फंगस। हिस्टोप्लाज्मा? हाँ, जब इसके बीजाणु यानी स्पोर्स सांस के जरिए अंदर जाते हैं तो ये हिस्टोप्लाज्मोसिस नाम की बीमारी पैदा कर सकता है। ये सीधे सीधे फेफड़ों का एक फंगल इन्फेक्शन है। निमोनिया जैसा? हाँ, कुछ वैसा ही। ये निमोनिया जैसे लक्षण पैदा कर सकता है और फेफड़ों के ऊतकों को नुकसान पहुंचाता है। तो ये एक सीधा हमला हुआ फेफड़ों पर, एक इन्फेक्शन की तरह। हाँ,
लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये तो बस एक बार के संपर्क का नतीजा हो सकता है। असली खतरा तब पैदा होता है जब कोई व्यक्ति लगातार इन कणों के संपर्क में रहता है। जैसे कोई रोज ऐसी जगह पर काम करता हो जहां कबूतरों का बसेरा है। बिल्कुल, या अपनी ही बालकनी में रोज उन्हें दाना खिलाता है। ये जो बार बार का संपर्क है, ये एक और भी ज्यादा गंभीर स्थिति को जन्म दे सकता है। और वो क्या है? उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल लंग डिजीज या ILD। ILD, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। ये इंटरस्टिशियल शब्द का क्या मतलब है? क्या ये फेफड़ों के किसी खास हिस्से की बात हो रही है? बिल्कुल, आप अपने फेफड़ों को अंगूर के गुच्छे की तरह सोचिए। ठीक है। हर अंगूर एक छोटी हवा की थैली है जहां ऑक्सीजन खून में जाती है। इंटरस्टिशियल ऊतक वो नाजुक ढांचा है जो इन सभी लाखों थैलियों को एक साथ जोड़े रखता है, उन्हें सपोर्ट देता है। अच्छा। ILD में इसी सपोर्ट करने वाले ढांचे में लगातार सूजन रहने लगती है और वो धीरे धीरे सख्त और जख्मी होने लगता है। ओह, तो मतलब हवा की थैलियों को जो सपोर्ट सिस्टम है वो ही खराब हो रहा है। अगर सपोर्ट ही कमजोर हो गया तो जाहिर है फेफड़े ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और अगर यह प्रक्रिया चलती रहे तो यह अंततः लंग फाइब्रोसिस में बदल जाती है। फाइब्रोसिस, ये शब्द मैंने सुना है। इसका मतलब क्या फेफड़े पत्थर जैसे हो जाते हैं? पत्थर एक बहुत अच्छा शब्द है इसे समझने के लिए। फाइब्रोसिस का मतलब है कि फेफड़ों के जो लचीले मुलायम ऊतक हैं उनकी जगह सख्त और मोटे घाव वाले ऊतक ले लेते हैं। अच्छा। आप कल्पना कीजिए कि एक मुलायम स्पंज जो आसानी से पानी सोखता है, उसकी जगह एक सख्त, पुराना, सूखा हुआ स्पंज ले लें। वो तो पानी सोख ही नहीं पाएगा। ठीक वैसे ही फाइब्रोटिक फेफड़े ठीक से फैल और सिकुड़ नहीं पाते और खून में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाते। ये तो बहुत ही डरावनी तस्वीर है और डॉक्टर छाबड़ा के शब्दों में इसकी गंभीरता साफ झलकती है। उन्होंने चेतावनी दी है कि एक बार फाइब्रोसिस हो जाने पर मरीजों को सांस लेने में संघर्ष करना पड़ता है और उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट की आवश्यकता हो सकती है। हाँ, और वो कहते हैं कि गंभीर मामलों में एकमात्र विकल्प फेफड़े का प्रत्यारोपण ही बचता है। लंग ट्रांसप्लांट। और PSRI हॉस्पिटल की सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर नीतू जैन एक और जरूरी बात बताती हैं। वो कहती हैं कि यह कोई सामान्य संक्रमण नहीं है जो एंटीबायोटिक के कोर्स से ठीक हो जाएगा। अच्छा। नहीं, यह एक प्रगतिशील बीमारी है। मतलब अगर इसके कारण को यानी कबूतरों की बीट के संपर्क को खत्म नहीं किया गया तो यह समय के साथ बिगड़ती ही जाएगी। बाप रे, मतलब फेफड़े का प्रत्यारोपण, ये तो उस तरह की बात हो गई जो हम सालों तक सिगरेट पीने वालों या किसी केमिकल फैक्ट्री में काम करने वालों से जोड़ते हैं। ये एक ऐसा खतरा है जो हमारी आंखों के ठीक सामने छिपा है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है ना? हमारे स्रोत बताते हैं कि ये असल में लोगों के साथ हो रहा है। बिल्कुल। दिल्ली के वसुंधरा एनक्लेव के 11 साल के लड़के का मामला वो इसे और भी वास्तविक बना देता है। हाँ, ये मामला जुलाई 2024 में दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में सामने आया था। उस बच्चे को लगातार खांसी और सांस फूलने की शिकायत थी। डॉक्टरों ने जब जांच की तो पता चला कि इसके घर के आसपास कबूतरों का बहुत बड़ा बसेरा था और बच्चा लगातार उनके पंखों और सूखी बीट के संपर्क में आ रहा था। और उसे हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस हो गया था। हाँ, एक 11 साल का बच्चा, और उसकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जहां फेफड़ों की सूजन कम करने के लिए उसे ऑक्सीजन थेरेपी और स्टीरॉयड देने पड़े। ये दिखाता है कि ये खतरा सिर्फ उम्रदराज या पहले से बीमार लोगों तक ही सीमित नहीं है, बच्चे भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक और स्थिति है जिसे बर्ड फैंसियर्स लंग कहते हैं। बर्ड फैंसियर्स लंग। हाँ, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विभू कावत्रा के अनुसार ये भी हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस का ही एक रूप है, लेकिन ये खासतौर पर उन लोगों में देखा जाता है जो पक्षियों को पालते हैं या उनके बहुत करीब रहते हैं। तो ये ILD से कैसे अलग है? इसमें मुख्य वजह कबूतर की बीट और पंखों में मौजूद प्रोटीन होते हैं। ये प्रोटीन शरीर के लिए एलर्जी पैदा करने वाले तत्वों मतलब एलर्जेंस के रूप में काम करते हैं। अच्छा। जब कोई व्यक्ति इन प्रोटीन्स के संपर्क में आता है तो उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया करता है, जिससे फेफड़ों में सूजन आ जाती है। और ये उन लोगों के लिए और खतरनाक होगा जिन्हें पहले से अस्थमा है। बिल्कुल, उनके लिए ये बीट एक ट्रिगर का काम करती है, जिससे अस्थमा के दौरे और भी गंभीर हो सकते हैं। ये कल सब सुनकर वाकई चिंता होती है, खासकर जब हम सोचते हैं कि हमारे अपने घरों के आसपास बालकनियों में ये खतरा कितना करीब है। तो सवाल ये उठता है कि एक आम इंसान को कैसे पता चलेगा कि उसे जो खांसी हो रही है वो मौसम बदलने से है या इस गंभीर समस्या का संकेत है। हाँ बिल्कुल। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि शुरुआती लक्षण बहुत सामान्य हो सकते हैं। जैसे? स्रोतों के अनुसार कुछ खास लक्षणों पर ध्यान देना जरूरी है।
सबसे पहला है लगातार खांसी जो हफ्तों या महीनों तक ठीक ना हो। दूसरा, थोड़ी सी मेहनत करने पर भी सांस फूलना, जैसे सीढ़ियां चढ़ने में या तेज चलने में हाफ जाना। और क्या सिर्फ सांस से जुड़े लक्षण ही होते हैं या कुछ और भी? नहीं, कुछ और भी संकेत हैं, जैसे सीने में दर्द या जकड़न महसूस होना, या सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज आना, जिसे घरघराहट कहते हैं। अच्छा। इनके अलावा अगर किसी को लगातार बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है, बार बार हल्का बुखार आता है, खासकर रात में पसीना आता है, और क्या कहते हैं, बिना किसी कारण के भूख कम हो रही है या वजन घट रहा है, ये सब खतरे की घंटी हो सकते हैं। तो मुद्दा ये है कि अगर ये लक्षण लगातार बने हुए हैं तो इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, है ना? खासकर अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां कबूतर बहुत है। बिल्कुल, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें दूसरों से ज्यादा खतरा है। वो कौन है? सबसे ज्यादा जोखिम उन लोगों को है जिन्हें पहले से ही फेफड़ों की कोई बीमारी है, जैसे अस्थमा या सीओपीडी। इसके अलावा जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी कमजोर हैं, जैसे कि जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं, एचआईवी से पीड़ित हैं, वे भी उच्च जोखिम में होते हैं। उनका शरीर इन फंगल इन्फेक्शन से ठीक से नहीं लड़ पाता। ठीक है, तो हमने समस्या को, उसके पीछे के विज्ञान को और लक्षणों को भी समझ लिया। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये इतना खतरनाक है तो एक आम इंसान खुद को इससे कैसे बचाए? क्या हमें कबूतरों से डरना शुरू कर देना चाहिए? डरने की नहीं, बल्कि सावधान रहने की जरूरत है। और डॉक्टरों ने जो सलाह दी है वो बहुत सीधी और व्यवहारिक है। बताइए। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, सफाई करते समय सावधानी। अगर आप अपनी बालकनी या छत की सफाई कर रहे हैं जहां कबूतरों की बीट जमा है, तो हमेशा एक अच्छा मास्क जैसे N95 और दस्ताने पहने। और सफाई का तरीका भी शायद मायने रखता है। मैंने देखा है लोग बस सूखी झाड़ू लेकर उसे साफ करने लगते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है। सूखी बीट पर झाड़ू लगाने से वो सारे खतरनाक कण हवा में फैल जाते हैं और आप सीधे उन्हें अपनी सांस में ले लेते हैं। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका यह है कि सफाई करने से पहले उस जगह को पानी या किसी डिसइंफेक्टेंट स्प्रे से अच्छी तरह गीला कर दें, ताकि धूल उड़े नहीं। हाँ, इससे धूल बैठ जाएगी और हवा में नहीं उड़ेगी। फिर उसे खुरच कर या वाइपर से हटा दें। ये तो बहुत ही उपयोगी टिप है। इतना सरल उपाय है, लेकिन मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं था। और वेंटिलेशन का क्या? वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। जब भी आप ऐसी कोई सफाई करें तो खिड़कियां और दरवाजे खोल दें, ताकि ताजी हवा का बहाव बना रहे। और अगर कहीं कबूतरों ने घोंसला बना लिया है तो उसके सीधे संपर्क में आने से बचें। अगर उसे हटाना बहुत जरूरी है तो किसी प्रोफेशनल की मदद लेना सबसे अच्छा है। और क्या हम कबूतरों को अपनी बालकनियों या खिड़कियों पर बैठने से ही रोक सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इसके लिए कई तरह के उपाय हैं। बाजार में बर्ड डिटरेंट्स मिलते हैं, जैसे कि प्लास्टिक के स्पाइक्स या नेट। अच्छा। इन्हें लगाने से कबूतर उन जगहों पर बैठ नहीं पाते। और सबसे महत्वपूर्ण आदत है उन जगहों की नियमित सफाई बनाए रखना जहां पक्षी बैठते हैं। अगर आप रोज साफ करते रहेंगे तो बीट को सूख कर धूल बनने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर हमने डेनमार्क की एक बैडमिंटन खिलाड़ी की शिकायत से शुरुआत की और शहरी जीवन के एक ऐसे गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे की गहराई तक पहुंचे जो हमारी दया और संस्कृति से भी जुड़ा है। ये साफ है कि जो चीज हमें एक मामूली सी परेशानी या गंदगी लगती है, वो असल में फेफड़ों के लिए एक बड़ा और वास्तविक खतरा हो सकता है। बिल्कुल, और इस पूरी चर्चा का मुख्य निष्कर्ष यही है कि ये एक गंभीर लेकिन काफी हद तक टाली जा सकने वाली स्वास्थ्य समस्या है। टाली जा सकने वाली। हाँ। दाना खिलाने की आदत, कबूतरों की बढ़ती आबादी और गंभीर फेफड़ों की बीमारियों के बीच का जो संबंध है वो वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है, लेकिन ये जानकारी आम लोगों तक पहुंची नहीं है। सही बात है। लोग अनजाने में पुण्य कमाने के चक्कर में खुद को और अपने परिवार को एक बड़े स्वास्थ्य जोखिम में डाल रहे हैं। तो ये असल में जागरूकता की कमी का मामला है। हाँ, ये जागरूकता और फिर उस जागरूकता को व्यवहार में बदलने का मामला है। हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारी दयालुता का कार्य अनपेक्षित रूप से स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे आसपास रहने वाले लोगों, हमारे पड़ोसियों के लिए भी। और यहीं पर आकर ये मामला और भी जटिल हो जाता है। ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर छोड़ जाता है जिस पे शायद हम सभी को सोचना चाहिए। क्या? ये देखते हुए कि हमारे शहरों में कबूतरों को दाना खिलाना कितना आम है और इसका सांस्कृतिक और कुछ लोगों के लिए धार्मिक महत्व भी है, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों को इस तरह कैसे डिजाइन किया जा सकता है कि वे सांस्कृतिक या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना लोगों को इस खतरे के बारे में शिक्षित कर सके और उनके व्यवहार में बदलाव ला सकें।